जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास में जालौर के चौहान। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जालौर के चौहान। हमने पिछली क्लासों में चौहानों में शाकंभरी और अजमेर के चौहान, उसके बाद हमने पढ़े रणथंभौर के चौहान, और अब हम बात करेंगे जालौर के चौहानों की। जैसा कि हमें पता है कि हमने शुरुआती में ही पढ़ा था कि एक लक्ष्मण नाम का एक शासक हुआ था जिसने नाडोल की चौहान शाखा स्थापित की थी। तो उन्हीं नाडोल के चौहान शासकों में एक केलहण था जो अलहण का पुत्र था, और अलहण का बड़ा पुत्र केलहण था और छोटा पुत्र था कीतु। अलहण था और अलहण के दो पुत्र थे नाडोल शासक। ये नाडोल चौहान है अलहण, और इसके दो पुत्र हैं, एक है केलहण और दूसरा है कीतु। ठीक है, कीतु का नाम ही है कीर्तिपाल। ठीक है, तो केलहण तो बन गया नाडोल में से, ये आ गया। इसने कहा कि भाई क्या करें कि हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसको ज्यादा कुछ नहीं, केवल 12 गांवों की जागीर दी गई थी। तो ये चला आया अहिंदबाड़। अहिंदबाड़ के जो चालुक्य शासक थे उनके अधीन थे ये नाडोल के चौहान। तो इसने क्या किया, इसने किया कि यार एक अलग से जगह बनाते हैं और अलग से राज्य बनाते हैं। तो इसने किधर ये आ गया जालौर, और इसने जो प्रतिहार शासक थे प्रतिहारों को हरा करके और जालौर पर अपना अधिकार कर लिया, और प्रतिहारों से छीनने के बाद जालौर का ये राजा बन गया। और इस प्रकार जालौर के जो चौहान थे ये शाखा स्थापित हो गई। लेकिन ये जो इसने जो दुर्ग बनवाया वो कौन? सोनगढ़, सोनगिरी पहाड़ी पर था। ठीक है, इसलिए ये कौन से चौहान कहलाए? ये कहलाए जालौर के सोनगढ़ चौहान। कौन से चौहान हो गए? सोनगढ़ चौहान हो गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं जालौर के चौहान। और इनमें पहली बात हम करते हैं जानकारी के स्रोत, कि हमारे पास जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहली चीज है जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोतों की यदि हम बात करें तो हमारे पास कितने स्रोत होते हैं? एक होता है अभिलेख, ठीक है, दूसरा है साहित्यिक लेख। अभिलेखों की बात करें हम तो अभिलेखों में हमारे पास हैं कुछ गिने चुने अभिलेख, जिनमें पहला है सुंदा माता अभिलेख, दूसरा है मकराना लेख, और तीसरा है तोपखाना लेख। ठीक है, पहला कौन सा है? सुंदा माता लेख। ठीक है, दूसरा जो हमारा लेख है वो है मकराना लेख, तीसरा है तोपखाना लेख। तो ये तो हुए हमारे अभिलेख जिनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। लेकिन साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो उनकी यदि हम बात करते हैं तो उनमें आए पहला पद्मनाभ का कानड़ देव प्रबंध। पहला है पद्मनाभ का कानड़ देव प्रबंध, जो बड़ा प्रसिद्ध है। उसके बाद हमें मिलती है अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह। अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ है? अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फुतूह। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा और प्रमुख जो ग्रंथ है वो है मुहणोत नैणसी का नैनसीरी ख्यात। मुहणोत नैणसी
इसका क्या है, नैन सीरी ख्यात। ठीक है। अगला हमारा जो ग्रंथ है वो है फरिश्ता का। फरिश्ता का ग्रंथ कौन सा है, तारीख फरिश्ता। फरिश्ता का है तारीख फरिश्ता। ठीक है। और हमारा जो अंतिम जो ग्रंथ है वो है राजशेखर सूरी का प्रबंध कोश। राजशेखर सूरी का प्रबंध कोश। और इनसे हमें जालोर के चौहानों की जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। ये होगा अभिलेख और ये है साहित्यिक लेख या साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। तो हमने बात की थी कि नाडोल का शासक है, नाडोल का चौहान शासक है अलहन। अलहन के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा है केलहन और केलहन के बाद जो छोटा बेटा है वो कौन है, केतु कीर्तिपाल। ओके, उसके बाद हमने पता है कि केतु कीर्तिपाल ने जाकर के और जालौर में यह स्थापित की। ठीक है, तो केलहन तो क्या बन गया, ये नाडोल का शासक बन गया, नाडोल का शासक बन गया। ठीक है, केतु के कीर्तिपाल को क्या मिला, इसको जो है वो 12 गांवों की जागीर मिली। ठीक है, इसको क्या मिला, 12 गांवों की जागीर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज, तो नाडोल चौहान थे, नाडोल चौहान अहिंदबाड़ के चालुक्य सोलंकियों के सोलंकी चालुक्य सोलंकियों के अधीन थे। अधीन थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं केतु कीर्तिपाल के। ओके, केतु कीर्तिपाल। केतु कीर्तिपाल की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज इसकी मैंने आपको बताया कि प्रतिहारों से जालौर छीन लिया। ठीक है, प्रतिहारों से जालौर छीन करके खुद वहां पर शासक बना। 1181 ईस्वी में इसने चौहान शाखा स्थापित की, छीन लिया। ठीक है, जालौर छीन कर इसने 1187 ईस्वी में क्या किया, यहाँ चौहान शाखा स्थापित की, चौहान शाखा स्थापित की।
ठीक है। चौहान शाखा स्थापित करने के बाद इसने जो यहाँ का जो दुर्ग बनाया वो कौन सी पहाड़ी पर बनाया, तो इसने जो दुर्ग बनाया ये दुर्ग कौन सी, सोनगिरी पहाड़ी पर, सोनगिरी पहाड़ी पर बनाया, इसलिए क्या कहलाए, सोनगरा चौहान कहलाए, सोनगरा चौहान कहलाए। ओके। इसकी खास बात कि कीर्तिपाल ने जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था जब पृथ्वीराज थर्ड के समय कि जब नायिका देवी और वो नायिका देवी और जो शहाबुद्दीन गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ, काइंद्रा का युद्ध, उस युद्ध में इसने पार्ट लिया था। ठीक है। इसने काइंद्रा युद्ध में किसकी, नायिका देवी की मदद की थी, नायिका देवी की मदद की। ठीक है, हेल्प की, इम्पोर्टेंट थी। और मोनोतोनेंसी इसे वीर राजपूत कहता है। ठीक है, मोनोतोनेंसी इसको किसकी, वीर राजपूत की उपाधि देता है। कौन देता है, मोनोतोनेंसी। ठीक है, मोनोतोनेंसी इसको किसकी उपाधि देता है, वीर राजपूत। ओके, तो अब हम इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। इसने प्रतिहारों से जालोर छीन लिया, इसने प्रतिहारों से जालोर छीन लिया। ठीक है, उसके बाद इसने जालोर में क्या किया, इसने जालोर में 1181 ईस्वी में, यहाँ 1181 ईस्वी में चौहान शाखा स्थापित की। चौहान शाखा स्थापित की। चौहान शाखा स्थापित करने के बाद इसने यहाँ पर क्या किया, इसने दुर्ग बनवाया। ठीक है, यहाँ सोनगिरी पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया, पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया, जिससे ये सोनगरा चौहान कहलाए। जिससे ये सोनगरा चौहान कहलाए। ओके, इसने काइंद्रा के युद्ध में, ठीक है, कीर्तिपाल ने काइंद्रा के युद्ध में नायिका देवी किधर से लड़ी थी, चालुक्यों की तरफ से, इंदवाड़ के चालुक्य थे तो वैसे ही है, तो नायिका देवी की मदद की इसने। काइंद्रा के युद्ध में नायिका देवी की मदद की। ठीक है, और मोनोतोनेंसी इसे वीर राजपूत, मोनोतोनेंसी ने इसे वीर राजपूत कहा। ये हुआ कीतु कीर्तिपाल। इसके बाद जो शासक बना है वो है समर सिंह। ठीक है, इसके बाद शासक कौन बना है, समर सिंह। अब हमारी बात होगी समर सिंह को लेकर के। समर सिंह जो शासक बना है ये बना है 1182 से 1205 ईस्वी। ओके, अब इस समय की घटनाक्रम को बात करें तो इसके समय की खास बात यह है कि इसके समय जालौर में सर्वाधिक निर्माण कार्य हुआ। ठीक है, तो जालौर का अधिकतर जो जालौर में निर्माण कार्य हुआ वो किसके समय हुआ है, समर सिंह के समय हुआ है। ठीक है,
अब इसने अपनी बेटी जो लीला देवी थी, ठीक है, इसकी पुत्री थी लीला देवी, तो इसने इसकी शादी कर दी मैरिड, इसने इसकी शादी कर दी मैरिड कर दी किससे? आइंदबाड़ के, इसने इसकी शादी कर दी आइंदबाड़ के भीम सेकंड से, जो मूल था, मूल राज चौहान पृथ्वीराज थर्ड के थे, ठीक है। तो इसने अपनी बेटी जो थी उसकी शादी आइंदबाड़ के चालुक्य सोलंकी भीम सेकंड से कर दी। अभी इसको इधर से समाप्त हो गया। इसका खास एक और चीज है, वो है इसका मंत्र यशोवीर। यशोवीर ये था इसका विद्वान मंत्र है। ये विद्वान होने के कारण काठ का आभूषण कहलाया, ठीक है। ये यशोवीर कौन था? इसका मंत्री था, और इतना फेमस मंत्री था कि ये क्या कहलाया? काठ का, कंठ का आभूषण कहलाया। कंठ का थोड़ी होता है, कंठ का आभूषण कहलाया। इसको ये उपाधि दी गई, कंठ का आभूषण, ठीक है। तो इसके समय के कुछ काम, जालौर का अधिकतर निर्माण कार्य जो हुआ वो समर सिंह के समय हुआ। इसी ने अपनी पुत्री लीला देवी की शादी आइंदबाड़ के चालुक्य सोलंकी भीम सेकंड से कर दिया। और इसका एक मंत्री था यशोवीर, जो उस समय बड़ा फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया विद्वत्ता के कारण, जो क्या कहलाया? कंठ का आभूषण कहलाया, ठीक है। अब इस सबको हम नोट डाउन कर लेते हैं। जालौर का अधिकतम निर्माण कार्य इसी के समय हुआ। जालौर दुर्ग में अधिकांश निर्माण कार्य इसी के समय हुआ। इसने अपनी पुत्री लीलावती की शादी किससे? आइंदबाड़ या गुजरात? आइंदबाड़ ही लिखते हैं। आइंदबाड़ के चालुक्य भीम द्वितीय से कर दी। इसका मंत्री यशोवीर, विद्वान होने के कारण कंठ का आभूषण कहलाया। कंठ का आभूषण कहलाया। ओके, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट में, फिर बात करेंगे हम आगे। शासक जो है अपना अगला शासक वो है उदय सिंह की, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट पे ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उदय सिंह की। उदय सिंह
1205 से 1257। उदय सिंह। तो उदय सिंह की बात करते हैं। पहली चीज, उदय सिंह के समय जो दिल्ली का शासक है वो है इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड चेक करें, 1205 से 1257। ठीक है, तो 1206 था। 1206 से 1210 ईस्वी था। कौन है दिल्ली में? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद है 1210 से 1236 ईस्वी। और इस समय कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो ये दो थे, दोनों से संघर्ष हुआ इसका। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा कहते हैं कि जब अजमेर के चौहान समाप्त हो गए, अजमेर चौहानों के पतन हो गया, उसके बाद सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ है? उदय सिंह हुआ है। कौन कह रहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, इसके बाद सुंदा पर्वत जो लेख है उसमें भी कहा गया है कि यह तुर्कों के गर्व को नाश करने वाला है, दमन करने वाला है। ठीक है, सुंदा पर्वत लेख में क्या बताया है? इसे तुर्कों के गर्व का दमन करने वाला, ठीक है, इसे बताया गया है। अब इसकी खास चीजें दूसरी, इसी के समय जालोर का युद्ध हुआ। ठीक है, स्पेशल जालोर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो ये हुआ उदय सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। ठीक है, सफलता नहीं मिली। ठीक है, हार गया इल्तुतमिश। इसको उचित उपयोगिता पूर्वक जो यहाँ सफलता मिलनी चाहिए तो वो सफलता नहीं मिली, और इसी के साथ हमारा जो उदय सिंह है वो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं पुनः, इसको नोट डाउन लिखने के लिखते हैं उदय सिंह को। तो आप लिखें मेरे साथ, उदय सिंह। पहली चीज, इसका संघर्ष किस किस से हुआ? इसका संघर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के साथ हुआ। सुंदा पर्वत लेख में इसे तुर्कों के गर्व का दमन करने वाला बताया गया। ठीक है, इसकी तीसरी और अंतिम जो इम्पोर्टेंट बात है वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अजमेर चौहान सत्ता, अजमेर चौहानों के पतन के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली, ठीक है, उदय सिंह सबसे शक्तिशाली शासक हुआ चौहानों में। ठीक है, उदय सिंह सबसे
शक्तिशाली शासक हुआ। ओके, अब इस समय का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जालोर का युद्ध। ठीक है, जालोर का युद्ध, इस युद्ध की हमने बात कर ही ली है। इस युद्ध में क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो लिखते हैं, इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया, जालोर पर आक्रमण किया परंतु उसे सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। तो इसी के साथ हमारा जो उदय सिंह है वह समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चाचक देव की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम बात करते हैं चाचक देव की। ओके, तो हम बात करते हैं आगे चाचक देव की। चाचक देव 1257 से 1282 ईस्वी। ओके, तो बात करते हैं चाचक देव की। चाचक देव की पहले इसकी खास बात है ही नहीं है। इसके समय दिल्ली का शासक कौन है? बहाउद्दीन बलबन। तो इसका संघर्ष चला है बहाउद्दीन बलबन के साथ। तो दिल्ली में बहाउद्दीन बलबन के साथ इसका संघर्ष चला। दिल्ली के बहाउद्दीन बलबन के साथ इसका संघर्ष चला। ओके, उसके बाद आगे का जो शासक है उसकी बात करते हैं, सामंत सिंह। किसकी है? सामंत सिंह। सामंत सिंह। और सामंत सिंह की यदि बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1282 से 1305। उल्टा लिख दिया, 1282 से 1305 ईस्वी। हम बात कर रहे हैं सामंत सिंह की। सामंत सिंह का जिसका शासनकाल 1282 से 1305 ईस्वी तक रहा। इसके शासन की कुछ बातें हैं। तो उसमें पहली बात कि इस समय जो दिल्ली का शासक है, दिल्ली का शासक कौन है? तो वो है खिलजी वंश यहाँ स्थापित हो चुका है। खिलजी वंश में दो शासक हुए। पहला हुआ जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा हुआ अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका संघर्ष रहा। अलाउद्दीन खिलजी
जलालुद्दीन खिलजी, इन दोनों के साथ इसका संघर्ष रहा। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो इस पर जब आक्रमण हुआ तो इसने किसकी, गुजरात के जो बाघेला थे, कौन से बाघेला, सारंगदेव बाघेला, तो सारंगदेव बाघेला की सहायता से इसने खिलजी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। ठीक है। लेकिन इसको ये पता जरूर चल गया सामंत सिंह को कि अब अपना समय पूर्ण हो चुका है, कि अब अपन और ज्यादा शासन नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने अपने जीवित रहते ही अपने पुत्र कानड़ देव को शासक बना दिया। ठीक है। तो लिखते हैं हम सामंत सिंह के बारे में। तो पहली चीज इसका अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के साथ इसका संघर्ष हुआ। इसका संघर्ष दिल्ली के खिलजी शासकों के साथ हुआ, खिलजी सुल्तानों के साथ हुआ। इसने गुजरात के कौन थे, गुजरात के सारंगदेव बाघेला की सहायता से इसने क्या किया, सारंगदेव बाघेला की सहायता से इसने जो सेना थी खिलजियों की, तो खिलजी सेना को इसने पीछे धकेल दिया। सारंगदेव बाघेला की सहायता से इसने खिलजी सेना को पीछे खदेड़ दिया, खदेड़ दिया। ठीक है। इसने अब इसको अनुमान हो गया तो इसके बाद इसने अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया। सामंत सिंह ने अपने पुत्र कानड़ देव को राजपाट सौंप दिया। ठीक है। इसको ये कंप्लीटली पता चल गया और इसके बाद इसने राजपाट सौंप दिया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। और इसके बाद जो शासक बना वो बना कानड़ देव सोनगरा, जिसकी उपाधि है 10वां शालिग्राम। यह उपाधि इसको जो पद्मनाभ नागर हैं, कवि पद्मनाभ नागर, उन्होंने दी। और ऐसा बताते हैं कि ये जालौर के शासकों में सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक हुआ। ठीक है। तो हम रब करते हैं इसको। और अब हम बात करते हैं अंतिम शासक, जो यहाँ का अंतिम प्रसिद्ध खतरनाक जो शासक हुआ उसकी। इसके बाद शासक तो यहाँ रहेंगे चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश है। लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक जो माना जाता है वो है कानड़ देव। तो हम बात करते हैं कानड़ देव चौहान। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1305 से 1311 ईस्वी। ठीक है। अब इसके वर्चस्व की, इसकी समझदारी से पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इसकी।
तो इसकी पहले उपाधि की बात करें तो ये इसकी उपाधि है 10वां शालिग्राम। क्या उपाधि है इसकी? इसकी उपाधि है 10वां शालिग्राम, 10वां शालिग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है 10वां शालिग्राम? शालिग्राम किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। तो विष्णु का 10वां अवतार ऐसा कह सकते हैं। तो मतलब क्या है? विष्णु का 10वां अवतार। ठीक है, ये किसने दी ये उपाधि? तो ये उपाधि दी है इसे पद्मनाभ नागर ने, कवि पद्मनाभ नागर ने इसको ये उपाधि दी है। ठीक है, जालोर के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक जो माना जाता है और सबसे प्रसिद्ध जो शासक माना जाता है कौन है? कानड़ देव चौहान। इसकी यदि बात करें तो इसने क्या काम किया कि इसे अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो गुजरात से जीत करके वापस आ रही थी। उन्होंने गुजरात को जीत लिया और गुजरात को जीत करके और आपस में हमने कहा कि खम्स को लेकर के उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुई। खुम्स को लेकर, खुम्स क्या है? तो जो लूट का माल होता है वो। अब कुछ लूट का माल तो वो मंगोल शासक ले गए, शेष जो बचा हुआ था वो इसने कानड़ देव ने इसकी गुजरात विजय से जो लौट रही थी सेना, लौटती सेना पर इसने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसको वापस चलो भैया सेना से इसको जो भी धन अर्जित हुआ वो धन इसने अपने पास रख लिया। इसने लूट लिया, गुजरात से विजयी होकर जो सेना लौट रही थी उसको इसने लूट लिया, सेना पर आक्रमण करके इस सेना को इसने लूट लिया। ठीक है, अब उस समय शासन किसके हाथ में था? ये पिता सामंत सिंह के हाथ में था। उस समय भी इसका वर्चस्व था। ठीक है, तो आक्रमण करके लूट लिया। तो भाई अब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान है दिल्ली का, तो उसने उसके पास भेजा, किसको भेजा? एन उल मुल्क मुल्तानी को। किसको भेजा? एन उल मुल्क मुल्तानी को। और इसको भेजा तो इसने के बीच में संधि हुई। संधि के दौरान ये बातचीत हुई कि भाई ऐसा करते हैं, कैसा करो कि भाई तुम सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लो और हम तुम्हें उसकी एवज में हम तुम्हें क्षमा करवा देंगे, ये युद्ध नहीं होगा। तो कानड़ देव ने क्या किया कि उसने अपने पुत्रों को भी भाई मेरे पुत्र आपके साथ चले जाएंगे और ये एक संधि की कर ली एन मुल्तान। अब इसके पुत्र कौन कौन थे? तो इसके दो पुत्र थे, एक वीरम देव, ठीक है, एक तो वीरम देव इसका महान जो पुत्र है वो, और एक है रानी देव। तो इसके दो पुत्र हैं। पुत्र कौन है इसके? तो इसके पुत्र हैं दो, एक है वीरम देव, दूसरा पुत्र है रानी देव। ठीक है, अब ये दोनों पुत्र चले गए दिल्ली। इधर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ये कौन है? ये दिल्ली का शासक है और इसकी एक पुत्री है फिरोजा। ठीक है, इसकी पुत्री है फिरोजा। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक पहलवान था। कौन था इसका पहलवान? पंजू पहलवान। और उस समय ये पहलवान जो था ये बड़ा खतरनाक पहलवान था। यदि इस पहलवान की बात करें तो ये पट्ट युद्ध के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। कैसे युद्ध में प्रसिद्ध था ये? पट्ट युद्ध में बड़ा प्रसिद्ध था। तो जब ये दोनों भाई पहुंचे तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब हम थोड़ा सा खेल देखना चाहते हैं, तो क्यों ना पहलवानी का खेल देखा जाए। तो हम भी तो देखें कि जालौर के जो राजकुमार हैं इनमें आखिर
इतनी ताकत है। तो भाई युद्ध का मैदान सज गया पहलवानी का, और पूरा दिल्ली देखने आया, और बीरम देव और पंजू के बीच में पहलवानी युद्ध शुरू हो गया। बहुत समय तक ये दोनों आपस में लड़ते रहे, और लड़ने के बाद अंत में बीरम देव विजयी हो गया। इस पट्टी युद्ध में जीत कौन गया? इस पट्टी युद्ध में बीरम देव ने पंजू पहलवान को हरा दिया। अब इस युद्ध को देख रही थी फिरोजा। बस फिरोजा ने कहा कि बस मुझे तो अब बीरम देव से शादी करनी। अपने पिता से बोल, पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, करा देते हैं शादी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया बीरम देव को, भाई देखो हमारी पुत्री जो है वो शादी करना चाहती है। अब बीरम देव ने कहा कि अरे मैं तो किसी तुर्क से शादी नहीं करूँगा। अब इसने अचानक मना कर दिया। अच्छा, सुल्तान को मना कर रहा है। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है कि मैं अपने पिताजी से पूछ के आज्ञा लेके और जब बात बताता हूँ। तो ये वहाँ से आ गया वापस जालौर अपने पिता के पास। ये दोबारा आता रानीदेव को, ऐसा करो रानीदेव को यही छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास चाहिए ना ये, तुम जाके आज्ञा ले आओ। तो रानीदेव को यहाँ छोड़ दो। तो रानीदेव को छोड़ के बीरम देव अकेला ही पहुंच गया कानड़ देव के पास कि मेरे को शादी नहीं करनी उससे। फिर फिरोजा की धाय और एक धायना। धायना कौन है? कुल बहस्त। धाय कौन है? कुल बहिस्त। ठीक है, ये इसकी धारणा है। अब जैसे तैसे रानीदेव जो था, रानीदेव भी जालौर पहुंच गया पिता के पास। हेलो, अलाउद्दीन को लगा कि यार ये तो बात कुछ और ही है, चलो चलना क्या है, चलना ही है बात। तो अलाउद्दीन ने संदेशा भिजवाया, और संदेशा भिजवाया तो कि भाई मेरी पुत्री से विवाह करने आ जाओ जल्दी। उसने बीरम देव ने कहलवा दिया कि मैं किसी तुर्क से शादी नहीं करने वाला, और इसने मना कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन ने धायमा गुलबहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी, और गुलबहिस्त गई खंडेला, सॉरी उससे पहले खंडाला का युद्ध हुआ जिसमें नायब मलिक तो दायमा गुलबहिस्त के नेतृत्व में एक सेना भेजी। वो जालौर देख दाख के वापस आ गए कि कुछ नहीं होने जाना है, क्योंकि मना ही कर दिया ना उसने। तो गुलबहिस्त वापस आ गए। अब ये जो स्टोरी है, ये सब स्टोरी बताता है फरिश्ता, तारीख फरिश्ता में। लेकिन इट इज, आप भी जानते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सुल्तान एक दाय के नेतृत्व में सेना भेज सकता है क्या? असंभव है। तो इसे ये कहानी जो है ये ज़्यादा तथ्य प्रमाणित तथ्यों पर उतनी खरी नहीं उतरती है, तो हम एक प्रचलित कह सकते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ तक हमने ये चीज़ें जानी है एक बार हम उस वहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। उपाधि किसने दी? कवि नागर, कवि पद्मनाभ नागर ने, कवि पद्मनाभ नागर ने यह उपाधि दी। ठीक, कानड़ देव प्रबंध जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में। उसके बाद बात करते हैं कि जालौर के शासकों में सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध यही हुआ। जालौर के शासकों में सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध
और प्रसिद्ध यही हुआ, यही हुआ। ठीक है। कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय, कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय, गुजरात अभियान के समय तुर्क सेनाओं को अपने रास्ते से नहीं गुजरने दिया, अपने रास्ते से नहीं गुजरने दिया, अपने राज्य से तुर्क सेनाओं को, अपने राज्य से तुर्क सेनाओं को नहीं गुजरने दिया, तुर्क सेनाओं को नहीं गुजरने दिया। रास्ता ही नहीं दिया इसने। ठीक है, एक तो इसने रास्ता नहीं दिया, ऊपर से जब वो विजय होकर के आए तो वापस उनको लूट और लिया, नहीं गुजरने दिया। ठीक है, उसके बाद और इसने गुजरात से विजयी सेना को, इसने गुजरात से विजयी होकर आई तुर्क सेनाओं को, आई तुर्क सेनाओं को लूट लिया, तुर्क सेनाओं को लूट लिया। ठीक है, ऊपर से उनको लूट और लिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ संघर्ष होगा। संघर्ष हुआ तो संघर्ष में क्या होगा भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा किसको, एन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, एन उल मुल्क मुल्तानी का आक्रमण। अब एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है, उसने जालौर पर घेरा डाला। कानड़ देव का जो प्रधानमंत्री था जैता, जैता के कारण ये यहाँ पर संधि हो गई। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर आक्रमण के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर आक्रमण के लिए एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में तुर्क सेनाएं भेजी, तुर्क सेनाएं भेजी। सेना भेज दी तो युद्ध होना ही था, लेकिन जैता देवड़ा की सहायता से, जैता देवड़ा की सहायता से यहाँ पर और समझौता हो गया। ठीक है, कानड़ देव के प्रधानमंत्री कानड़ देव के
प्रधानमंत्री जैता देवड़ा की सहायता से जैता देवड़ा की सहायता से क्या हो गया, समझौता हो गया, समझौता हो गया। और मैंने बता दिया आपको समझौता के दौरान क्या हुआ कि जैसे ही समझौता हुआ तो समझौता के दौरान इसके दोनों पुत्र, कानड़ देव के दोनों पुत्र कहाँ पहुंच गए, वो दिल्ली सुल्तान के पास चले गए दरबार में। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। इसके बाद जो बात होती है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गए। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है पंजू पहलवान। तो पंजू पहलवान की बात करते हैं। पंजू पहलवान की क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी जो पट्टे युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। कौन था पंजू? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी जो पट्ट युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। पट्ट युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था? ये पट्ट युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। ओके, कानड़ देव के जो दोनों पुत्र थे वो दोनों पुत्र कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो कानड़ देव के पुत्र कौन है? वीरम देव और दूसरे पुत्र कौन है? राणिक देव। वीरम देव और राणिक देव ये दोनों कहाँ चले गए? सुल्तान के दरबार दिल्ली आए। सुल्तान के दरबार दिल्ली आए। ठीक है, दोनों आ गए दिल्ली दरबार। यहाँ वीरम देव ने पंजू को पट्ट युद्ध में हरा दिया। ठीक है, वीरम देव ने पंजू को पट्ट युद्ध में हरा दिया। पट्ट युद्ध में हरा दिया। ठीक है, वीरम देव ने पट्ट युद्ध में हरा दिया। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कहानी जो हमने बात की थी वो किसकी? वीरम देव और फिरोजा की प्रेम कहानी। हम केवल इतने में ही लिखेंगे, पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वीरम देव और फिरोजा की प्रेम कहानी प्रचलित है। फिरोजा की कहानी प्रचलित है। ओके, उसके बाद की कहानियों के अनुसार फिरोजा की जो धाय है वो आई गुलबही सेना लेकर जालोर आई। किसका? कहानियों के अनुसार ही है, क्योंकि सत्य तो हो ही नहीं सकता। तो कहानियों
कहानियों के अनुसार फिरोजा की राय कुल बहिष्ठ सेना लेकर जालौर आए। लेकिन ऐसे जालौर में किया क्या, जालौर में देखा और चली गई। ठीक है, उसके बाद होता है अलाउद्दीन खिलजी का जालौर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का जालौर आक्रमण। लेकिन अलाउद्दीन कहता था कि भाई जालौर जीतने से पहले हमें सिवाना जीतना होगा। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले सिवाना के किले पर अटैक किया और सिवाना के किले को जीतने के प्रयास किया। और सिवाना इसने भेजा कमालुद्दीन गोरगो को। सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए इसने किसको भेजा, कमालुद्दीन गुर्ग को इसने भेज दिया सिवाना। पाल नहीं पड़ी। ठीक है, सिवाना में कौन था, सातल देव। ये कौन था, कानड़ देव का भतीजा। ठीक है, सातल देव चौहान। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम इतना लिखते हैं, युद्ध की भी बात करेंगे, इसमें वो करेंगे हम अगले पेज पर, कि एक बार तो हमें ये रफ करना पड़ेगा ना कंप्लीटली। तो हम इसकी बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। तो सिवाना पर कानड़ देव सोनगिरा के भतीजे सातल देव का अधिकार था। सिवाना पर कानड़ देव के भतीजे सातल देव का अधिकार था। सातल देव का अधिकार था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर विजय के लिए सिवाना विजय को अनिवार्य माना, इसने जरूरी माना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर विजय के लिए सिवाना विजय को जरूरी माना। ठीक है, तो इसलिए इसने सिवाना भेजा कमालुद्दीन गौरव को। ठीक है, इसका आक्रमण इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखें। उसके बाद हम बात करते हैं जालौर से पहले हम सिवाना पे देखें कि जहाँ पर सिवाना में आए ये और यहाँ एक साका हुआ। उसके बाद सिवाना जीतने के बाद ये जाएगा, उस सिवाना जीतने के बाद उधर जालौर, और फिर जालौर में भी एक साका होगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। कमालुद्दीन गुर्ग को इसने सिवाना विजय के लिए भेजा। तुर्कों के आरंभिक अभियान, इसमें 2 सेनापति थे सुल्तान के, भोज और नार खान, ये दोनों मारे गए थे। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको।
किसको भेजा? सिवाना की जिम्मेदारी कमालुद्दीन गुर्ग को दी। अलाउद्दीन ने सिवाना की जिम्मेदारी कमालुद्दीन गुर्ग को दी। अलाउद्दीन ने सिवाना की जिम्मेदारी किसको दी? सिवाना की जिम्मेदारी किसको दी? कमालुद्दीन गुर्ग को दी। कमालुद्दीन गुर्ग को दी। ठीक है, कमालुद्दीन गुर्ग को दी। तुर्कों के आरंभिक आक्रमण में कौन कौन? तुर्कों के आरंभिक आक्रमण में सुल्तान के दो सेनापति, भोज और नाहर खान मारे गए। ये दोनों मारे गए। ठीक है, लेकिन सिवाना नहीं जीत पाए। अलाउद्दीन को मजबूर होकर के आना पड़ा। उसने कहा यार ऐसे पार नहीं पड़नी है, तो इसने भायला पवार को और रिश्वत दे के खरीद लिया, अपनी ओर मिला लिया। और भायला पवार ने क्या किया कि दुर्ग में जो जल आपूर्ति का जो मुख्य स्रोत था, जो तालाब को दूषित कर दिया। मजबूरी होकर लड़ना पड़ेगा ना, अब तो लड़े और फिर वही हुआ, साका हो गया। ठीक है, तो इसमें भायला पवार इसमें मुख्य वो रहा। और जो इसने सातल देव जो था, इसका साथ दिया था मारवाड़ का जो राव धुवड़, मारवाड़ का राव धुवड़। तो मारवाड़ के राव धुवड़ ने इसका सहयोग किया और इसमें वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, सातल देव का पुत्र जो था सोम, वो भी इसमें वीर गति को प्राप्त हो गया। तो लिखते हैं कि सुल्तान ने भायला पवार जो था इसको सिवाना देने का लालच दे करके अपनी ओर मिला लिया। सुल्तान ने भायला पवार को सिवाना देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। भायला पवार ने क्या, जो भांडेलाव तालाब था, उस भांडेलाव तालाब को दूषित करवा दिया। पवार ने भांडेलाल तालाब को दूषित करवा दिया, जिससे जो दुर्ग की जो जलापूर्ति थी, दुर्ग में करवा दिया। जो भांडेलाल तालाब को दूषित करवा दिया, जो दुर्ग की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत था। ठीक है, अब क्या होगा?
तो राव सातल देव के नेतृत्व में शिवाणा का पहला शाखा हुआ। राव सातल देव के नेतृत्व में पहला शाखा हुआ। शिवाणा का पहला शाखा हुआ। शिवाणा का पहला शाखा हुआ। पहला शाखा हुआ। ठीक है, अब पहला शाखा हो गया। अब क्या है कि इसमें कौन कौन इसका सहयोगी था? तो मारवाड़ का राव धुवड़ और सातल देव का पुत्र सोम भी इसमें वीर गति को प्राप्त हुआ। मारवाड़ का राव धुवड़ और सातल देव का पुत्र सोम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हो गया। अब हो गया तो फिर क्या है? अमीर खुसरो इस बात पर लिखता है। अमीर खुसरो क्या लिखता है कि अमीर खुसरो ने लिखा कि राजपूत बड़े बहादुर होते हैं कि इनके सिर कट जाए लेकिन फिर भी ये युद्ध भूमि पर खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, चाहे इनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने राजपूत लिखा कि राजपूत गजब के बहादुर और साहसी थे। अमीर खुसरो ने लिखा कि राजपूत गजब के बहादुर होते हैं, गजब के बहादुर और साहसी थे। बहादुर और साहसी होते हैं, साहसी थे। इनके सिर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी, सिर के टुकड़े टुकड़े होने हो गए फिर भी युद्ध भूमि से नहीं हटे। टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी युद्ध भूमि से हटे नहीं। फिर भी युद्ध भूमि से हटे नहीं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे।
अरे यार ये लगा। रफ करते हैं इसको, ठीक है, रफ करते हैं इसको। तो सुल्तान ने सिवाना का नाम बदल कर क्या रख दिया, खैराबाद। सुल्तान ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। खैराबाद रख दिया। ओके, और यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को। और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की बात में है हमारा खांडवा या खंडाला, खांडना या खुंडाला का युद्ध। खांडना या खुंडाला का युद्ध। इसमें क्या हुआ, छोटी सी स्टोरी है कि सुल्तान ने भेज दी तुर्क सेना गई भीनमाल के जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उनको कैद कर लिया। और जो भीनमाल थे, इसमें महावीर जी के मंदिर जो था उस पर लूटपाट की, नगर में आग लगा दी। और जो ब्रह्मपुरी रहते थे ब्राह्मण, उनको बंदी बना दिया, जिन्हें ब्रह्मपुरी कहते थे। ठीक है, तो श्रीमाली जो ब्राह्मण थे उनको कर लिया कैद और लेके चल दिए। भीनमाल को दूसरा क्या कहते थे, ब्रह्मपुरी। तुर्क सेनाओं ने किधर भीनमाल पर आक्रमण किया, लूटपाट की। ठीक है, लूटपाट की, नगर में आग लगा दी। नगर में क्या किया, आग लगा दी। ठीक है, महावीर जी मंदिर जो था, महावीर जी मंदिर में लूटपाट की। श्रीमाली जो ब्राह्मण थे, श्रीमाली ब्राह्मणों को क्या किया, बंदी बना दिया। कैदी नहीं, बंदी कर लिया। भीनमाल जो था, इसे कहते थे दूसरा ब्रह्मपुरी। ठीक है, अब जब चल दिए तो कानड़ देव के पास पहुंची खबर कि भाई नायब मलिक के नेतृत्व में तुर्क सेनाओं ने ये काम कर दिया। ठीक है,
तो कानड़ देव द्वारा भेजी गई सेना ने क्या किया कि श्रीमाली ब्राह्मण को आजाद करवा दिया, छुड़ा दिया, मुक्त करवा दिया। परंतु जब सेना लौट रही थी तो तुर्क सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और इसमें इसका जो सेनापति था देवा, सेनापति देवा मारा गया। हाँ, तो बात करते हैं खांडना या खुंडाला युद्ध की। खांडना या खुंडाला युद्ध। अलाउद्दीन ने किसे बात करते हैं सुल्तान ने नायब मलिक के नेतृत्व में, नायब मलिक के नेतृत्व में तुर्क सेना भेजी, तुर्क सेना भेजी। इन्होंने भीनमाल के महावीर जी मंदिर पर भीनमाल के महावीर जी मंदिर पर महावीर जी मंदिर को लूटकर नगर में आग लगा दी, नगर में आग लगा दी। हमने बात की थी महावीर जी की, महावीर जी को कहते हैं, सॉरी वो भीनमाल की, और भीनमाल को कहते हैं दूसरा ब्रह्मपुरी, ठीक है। भीनमाल को दूसरा ब्रह्मपुरी कहते हैं, दूसरा ब्रह्मपुरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे, तो भीनमाल हो गया हमारा। अब भीनमाल में ही निवास करते थे श्रीमाली ब्राह्मण, ठीक है। श्रीमाली ब्राह्मण यहाँ निवास करते थे, यहाँ निवास करते थे। ओके, आगे बात करते हैं। तो जो सेना कानड़ देव ने भेजी, तो कानड़ देव के द्वारा भेजी गई सेना ने जो श्रीमाली ब्राह्मण थे इनको तो मुक्त करवा दिया, लेकिन वापस लौट रही थी सेना, तो वापस लौटती हुई सेना पर जब तुर्कों ने आक्रमण कर दिया तो उसमें जो सेनापति देवा था वो मारा गया था। श्रीमाली ब्राह्मण यहाँ निवास करते थे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कानड़ देव के द्वारा भेजी गई सेना ने श्रीमाली ब्राह्मणों को तुर्क सेना से मुक्त करवा दिया, ठीक है। परंतु लौटती सेना पर
लौटती सेना पर तुर्क सेना ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया जिसमें सेनापति देवा मारा गया। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करेंगे जालौर के शाखा, जालौर का जो शाखा हुआ उसकी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जालौर का जो शाखा हुआ उस शाखा में कानड़ देव, सोनगरा, वीरमदेव, ये दोनों ही मारे गए थे। तो देखो, बात करते हैं उसकी जालौर की शाखा की, जालौर के आक्रमण की। इसको रफ करते हैं।